हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल में यूपी के इतिहास के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में प्रागैतिहासिक काल और आदिऐतिहासिक काल को पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम लोग शुरुआत करेंगे ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब देखिए ऐतिहासिक काल का अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो ये टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व के बाद का, 600 बीसी के बाद का टाइम पीरियड है। ठीक है, इन सब चीजों के विषय में आप अच्छे से परिचित होंगे। ऐतिहासिक काल को आपको यह भी पता होगा कि इसको लौह युग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1000 बीसी के आसपास श्याम अयस्क है ना, श्याम अयस्क जो कि वैदिक सभ्यता में आपको मिलेगा। श्याम अयस्क का नाम मिलता है जिसको लोहा माना गया है, लेकिन ये कच्चा लोहा था। लोहे का व्यापक यूज जो है ऐतिहासिक काल में 600 बीसी के आसपास हुआ है। ठीक है, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं ऐतिहासिक काल में। देखिए ऐतिहासिक काल के विषय मैंने आपको लौह युग बता दिया है। क्योंकि लोहा जो है, आपको ये पता होगा कि अगर हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में चलेंगे तो आदि ऐतिहासिक काल में मानव के पास कांसा था और तांबा था, जो कि बहुत ही सॉफ्ट मेटल होते हैं, जिससे हम ज्यादा मोटी तने या ज्यादा मजबूत पेड़ों को नहीं काट सकते हैं। आप इस चीज को समझेंगे। इसीलिए अगर हम देखेंगे जो शुरुआती मानव का जो विस्तार है, उसने अपना निवास स्थान बताया है, जो बनाया है, वो भारत के जो उत्तर पश्चिमी वाली बेल्ट है, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ऐसे क्षेत्रों में ही उसने अपने आप का अपना निवास बनाया है। क्यों? क्योंकि जो सॉफ्ट मेटल होते हैं और जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वनस्पतियां होंगी, झाड़ियां होंगी, वो अपेक्षाकृत दोआब क्षेत्र के कमजोर होती हैं। इस चीज से आप समझ में आ रहा है। तो सॉफ्ट मेटल से उन झाड़ियों को तो हम काट सकते हैं, लेकिन जो हमारी मध्य क्षेत्र है, जहां पर गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, जहां पर वनस्पतियों को अच्छे से पानी मिलता है, वहां पर जो वनस्पतियां मीन्स पेड़ पौधे हैं, वो अच्छे से डेवलप होते हैं, बहुत अच्छी पकड़ के होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, जिन्हें हम सॉफ्ट मेटल से नहीं काट सकते हैं। लेकिन जब हमारा लोहा आएगा तो लोहे के आविष्कार या लोहे की खोज के बाद से ही जो हमारा मानव था, वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में निवास स्थान करने लगा। और वो निवास स्थान उसने 1000 बीसी के बाद से ही प्रारंभ कर दिया था, और वो प्रारंभ करते करते 600 बीसी के आसपास वो जो निवास स्थान था, वो बड़े बड़े कबीलों का रूप ले चुका था। कबीले नहीं, बहुत बड़े बड़े जनपद और महाजनपदों का रूप ले चुका था। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा इन्वेजन समझाता हूँ, कैसे ये उत्तर पश्चिम से मध्य क्षेत्र में आए। देखिए शुरुआत में ग्रुप ऑफ पीपल चला। ग्रुप ऑफ पीपल मतलब कबीलों के रूप में चले। ये छोटे छोटे कबीलों के रूप में इन्होंने पलायन प्रारंभ किया। किस साइड? मध्य क्षेत्र के लिए। और फिर मध्य क्षेत्र में इन्होंने पलायन प्रारंभ किया और ये यहां पर आके बसे। फिर ये छोटे छोटे कबीले जो थे, इन्होंने ग्राम, और ग्राम से इन्होंने जन या ग्राम एक ही चीज है, इन्होंने जन का रूप लिया, और जन से ये जनपद बने, और जनपद से ये महाजनपद बने हैं। आपको याद होगा पुरुजन, कुरुजन याद होगा आपको, है ना? तो ये वही है। तो ये आपको समझ में आ गया, कबीले के रूप में ये मध्य क्षेत्र की तरफ आए, और यही कबीले आगे चलकर क्या बन गए? महाजनपद का रूप। अब आपको मैं यहाँ पर 1600 बीसी और ऐतिहासिक काल में शुरुआत करूंगा महाजनपदों से। टोटल अगर हम लोग महाजनपदों की बात करें तो टोटल 16 महाजनपदों को विषय में हम लोग जानते हैं, है ना? 16 महाजनपद के विषय में हमको पता है, जिसमें से 8 महाजनपद हैं ये यूपी में है, और इन 8 महाजनपदों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको 16 महाजनपद बता दूंगा, पर 8 महाजनपदों को हम पहले अच्छे से पढ़ेंगे। शुरुआत करूंगा मैं अपने क्षेत्र से, चूंकि मैं कन्नौज में रहता हूं और कुछ समय पहले तक कन्नौज फर्रुखाबाद का क्षेत्र था। तो सबसे पहला जो हम महाजनपद पढ़ेंगे या महाजनपद काल पढ़ेंगे, महाजनपद काल ही यहां पे लिख दूं, जिनकी संख्या कितनी है? 16।
जिनमें से 8 यूपी में है। और सबसे पहला जो महाजनपद हम पढ़ेंगे वो हम अपना फर्रुखाबाद का पढ़ेंगे। और फर्रुखाबाद में कौन सा महाजनपद था? पांचाल। तो सब नंबर 1 पे आता है हमारा पांचाल। आपको याद होगा पांचाली, महाभारत में पांचाली का आपने नाम सुना होगा, तो ये वही पांचाली है। ठीक, तो पांचाल महाजनपद, इसकी 2 राजधानियां हैं। सबसे पहली है, देखिए वर्तमान में अगर इसका हम क्षेत्र देखें तो ये रुहेलखंड फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है। रुहेलखंड ये बरेली का क्षेत्र है और फर्रुखाबाद ये 2 क्षेत्र है और इन दोनों की अलग अलग राजधानियां भी हैं। जैसे जब हम लोग बात करेंगे रुहेलखंड वाले क्षेत्र की तो इसकी राजधानी थी अहिछत्रा, ठीक है, जिसको हम रामग्राम भी बोलते थे और यही रामग्राम बाद में बरेली के रूप में विख्यात हुआ है। इसको हम लोग उत्तरी पांचाल, ये पांचाल का उत्तरी पांचाल पार्ट था। उसके बाद अगर हम लोग दक्षिणी पांचाल की बात करें या फर्रुखाबाद वाली बेल्ट की बात करें तो इसकी राजधानी थी काम्पिल्य। ठीक, काम्पिल्य जो कि फर्रुखाबाद वाली बेल्ट का है और इसको हमने दक्षिणी पांचाल बोला। यहां पर पांचाल घाट फेमस है, महादेवी वर्मा जी यहीं से थी। ये सब चीजें आपको पता है। पांचाली या द्रौपदी यहीं से थी, द्रौपदी यहीं से थी। और उसके बाद जो श्रृंगी ऋषि हैं उनका भी आश्रम यहीं पे है, श्रृंगी ऋषि है ना। और एक और कौन से हमारे ऋषि दुर्वासा का आश्रम भी यहीं पे है, फर्रुखाबाद में ही है ना। तो आपको पांचाल समझ में आ गया। अब हम लोग पांचाल से जब हम लोग या फर्रुखाबाद से जब पश्चिम की तरफ चलेंगे तो हमें दूसरा महाजनपद मिल जाएगा जो कि आएगा हमारा मथुरा। ठीक है, और मथुरा को हम लोग क्या बोलेंगे? सूरसेन। ठीक है, ध्यान से समझिए, हम लोग पांचाल से पश्चिम की तरफ चले तो हमें सूरसेन मिलेगा जो आज का मथुरा वाला क्षेत्र है। ठीक, और सूरसेन की राजधानी ऑब्वियस है मथुरा ही होगी। ठीक, 2 चीजें समझ में आ गई। यहाँ पे आपको मथुरा, वृंदावन, गिरिराज जी ये सब चीजें आपको मिलेंगे, आपको पता होगा। सूरसेन से जब हम लोग या मथुरा से जब हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो हमको महाजनपद मिलेगा कौन सा? फर्रुखाबाद, दिल्ली मेरठ वाली बेल्ट आएगी तो दिल्ली मेरठ पर क्या है? कुरु जनपद। तो तीसरी महाजनपद आएगी कुरु, और कुरु की जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ है। और ये क्षेत्र कौन सा है? ये मेरठ वाला क्षेत्र है। यहां तक की चीजें आपको समझ में आई। उसके बाद अब हम लोग फिर से दोबारा से सूरसेन मथुरा पे आएंगे और मथुरा से जब हम लोग दक्षिण की तरफ जाएंगे तो हम लोग पहुंचेंगे बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड में हम लोगों को मिलेगा चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती है। और ये क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड। अब हम लोग नीचे ही चलेंगे, चेदी बुंदेलखंड पहुंच गए। उसके बाद हमको कौन सा मिलेगा क्षेत्र? हमको मिलेगा उसके बाद कैसल या कोसल महाजनपद। ये कोसल कहां पर है? ये कोसल महाजनपद आज का जो अवध क्षेत्र है हमारा वो है, और इसकी 2 राजधानियां हैं। एक है श्रावस्ती, इंपॉर्टेंट है श्रावस्ती, और दूसरी है कुशावती। ठीक, ये 2 राजधानियां आपको याद होनी चाहिए। देखिए ये सारी चीजें आप अच्छे से परिचित होंगे, इसलिए मैं इन पे ज्यादा जोर भी नहीं दे रहा हूं। 5 महाजनपद आपके क्लियर हुए। उसके बाद हम लोग कैसल तक पहुंच गए। अब कैसल अवध क्षेत्र के बाद हमको क्या पड़ेगा? काशी, है ना। अब देखिए काशी से पहले हमको पड़ेगा प्रयाग। प्रयाग क्या है हमारा? वत्स महाजनपद। अब देखिए वत्स महाजनपद जो कि आज का प्रयाग है, और इसकी राजधानी क्या है? कौशाम्बी। और ये क्षेत्र कौन सा है? प्रयाग वाला, प्रयागराज। अब अवध से प्रयाग पहुंच गए, और प्रयाग के बाद अब हम चलेंगे काशी। तो काशी में हम लोग चलेंगे तो काशी मिलेगा हमको। ठीक, काशी की तो राजधानी काशी ही होगी। अब देखिए, अब आप काशी के विषय में 2-4 चीजें पढ़ लीजिए। काशी की राजधानी वाराणसी, और आप काशी के विषय में समझ लीजिए। देखिए बनारस जो है वरुणा और अस्सी नदी, ये दोनों स्थानीय नदी हैं।
80 इन दोनों के संगम स्थल पर है। पहली चीज, इन्हीं देखिए संगम स्थल का मतलब है इन दोनों के नाम पर इसका नाम पड़ा, वरुणा और 80। वैसे गंगा जी यहां से निकलती हैं, ये चीजें आपको अच्छे से जानती होंगी। दूसरी चीज आप ये जान के चलिए, जो राजा बृहदत्त थे, बृहदत्त के शासन में कैसल और काशी के बीच में कई सारे युद्ध हुए थे, और इन युद्धों के पश्चात जो कैसल के राजा थे उनकी अंतोगत्वा विजय हुई थी। यहां तक की चीजें आपको याद हो गई होंगी, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 8वां महाजनपद जो है वो है मल्ल। मल्ल महाजनपद ये देवरिया और हमारा जो गोरखपुर वाली बेल्ट है उसके आसपास का क्षेत्र है, और इसकी राजधानी क्या होगी? कुशीनारा। ठीक, कुशीनारा या पावापुरी। आपको 8 महाजनपद जो यूपी के हैं वो समझ में आए। सबसे पहले हम लोग पांचाल गए, फर्रुखाबाद से हम लोग मथुरा गए, मथुरा से हम लोग कहाँ गए? कुरु जनपद, फिर मथुरा वापस आया, और उसके बाद हम लोग चेरी, बुंदेलखंड, सुक्तिमती क्षेत्र में गए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है चेरी के बाद हम लोगों ने पढ़ा है कैसल, जो कि आज का अवध क्षेत्र है, श्रावस्ती और कुशावती जिसकी राजधानी है। कैसल के बाद हम लोगों ने पढ़ा है वत्स, जो कि प्रयागराज है जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। उसके बाद वत्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा है काशी महाजनपद जिसकी राजधानी बनारस है। और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने बिल्कुल यूपी के गोरखपुर वाले क्षेत्र के लिए मल्ल क्षेत्र पढ़ा है, जिसकी राजधानी जो कि देवरिया और गोरखपुर के आसपास का है, और जिसकी राजधानी है हमारी कुशीनारा और पावा। ये 8 महाजनपद आपको याद हुए। उसके बाद हम लोग शेष 8 पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बिहार के पढ़ेंगे। तो बिहार के कौन से पढ़े? एक तो मगध, ठीक, पहला मगध है। उसके बाद विराटनगर, ये जयपुर में पड़ती है। जो राजस्थान है ये विराटनगर। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर आप कांधार, अस्मक दक्षिण में पड़ता कांधार, ये हमारा भारत के बाहर है ना, हस्तिनापुर, कई सारे आप अच्छे से इन सब चीजों से परिचित होंगे। बहरहाल आप इन 8 को याद कर लीजिए। 16 महाजनपदों के विषय में 8 महाजनपद आपको ये यूपी के विषय में अच्छे से याद होने चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कुछ गणराज्यों की। देखिए, ये जो महाजनपद थे यहाँ पर शासन किसका था? ये जो महाजनपद थे यहाँ पर जो शासन था वो जनता का ना होके राजा का, राजतंत्र था। ठीक है, यहां पर राजतंत्र था। लेकिन 16वीं जो 600 BC है, इसके आसपास कुछ गणराज्य भी स्थापित थे। गणराज्य क्या होते हैं? गणराज्य वे राज्य होते हैं जहां पर जनता का शासन होता है। जनता का शासन होता है मतलब वहां पर शासन जो है ग्रुप ऑफ पीपल करता है, ग्रुप ऑफ पीपल करता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, गणराज्य समझ में आ गया। और यूपी में 6वीं शताब्दी में 7 गणराज्य थे, और उन 7 गणराज्यों को आप समझिए। यूपी में 7 गणराज्य थे, जिसमें सबसे पहला गणराज्य है शाक्य गणराज्य। देखिए, आपको याद होगा गौतम बुद्ध, जिनको शाक्य मुनि बोला जाता है, उनके फादर जो थे वो शाक्य गणराज्य के ही शासक थे। आपको याद आ गया। तो शाक्य गणराज्य पहला, जो कि कपिलवस्तु के आसपास का क्षेत्र है। उसके बाद दूसरा आता है कोलिया। तीसरा आता है मोलिया। शाक्य, कोलिया, मोलिया, मल्ल, मग्ग, कलाम। ये आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। तो शाक्य, कपिलवस्तु, उसके बाद जो कोलिया है ये रामग्राम। देखिए, एक रामग्राम आपने बरेली साइड पढ़ा, लेकिन ये रामग्राम जो है ये गोरखपुर का रामग्राम है, तो गोरखपुर। उसके बाद ये वाला जो रामगढ़ है विप्लव वन है, विप्लव वन। ये कहां पर? ये भी गोरखपुर में ही है। तो शाक्य, कोलिया, मोलिया। उसके बाद चौथा गणराज्य आएगा मल्ल। मल्ल कहां पर है? आपको याद होगा, मल्ल में ही किसी हमारे भगवान की डेथ भी हुई थी, कुशीनगर, है ना। छुंदक के यहाँ सुअर का मांस खाने के पश्चात पेचिस के कारण, कुछ याद आ गया होगा आपको। मल्ल, एक मल्ल कुशीनगर में है और दूसरा मल्ल है पावापुरी में। तो यहीं पर उनकी डेथ के ऊपर जो विवाद है वो भी होता है। कुछ लोग कुशीनगर में बताते हैं, कुछ लोग पावापुरी में बताते हैं। तो एक है पावापुरी, ठीक है। तो शाक्य, कोलिया, मोलिया, मल्ल, एक दूसरा मल्ल पावापुरी का है। उसके बाद छठा आता है गणराज्य मग्ग। मग्ग जो है,
मग्ध जो है ये मिर्जापुर वाला क्षेत्र है। और सातवां आता है हमारा कलाम, जो कि केशपुत्र है, केशपुत्र, केशपुत्र जो कि गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र में पड़ता है। ठीक, तो ये 7 गणराज्य भी आपको याद होगा। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका शाक्य, कोलिया, मोलिया, मल्ल, मल्ल, मग्ध, कलाम। शाक्य पड़ता है कपिलवस्तु में, कोलिया पड़ता है रामग्राम गोरखपुर में, मोलिया पड़ता है विप्लव वन, ये भी गोरखपुर में। फिर उसके बाद मल्ल कुशीनगर दूसरा, मल्ल पावापुरी। उसके बाद मग्ध जो है वो मिर्जापुर वाला क्षेत्र है। और उसके बाद कलाम केशपुत्र का है, जो कि गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में पड़ता है। आपको महाजनपद और गणराज्य ये दोनों याद हुए। देखिए मैं बहुत स्पेसिफिक यूपी विशेष पढ़ा रहा हूं। जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सारी चीजें एग्जैक्टली डिफाइन करूंगा। ठीक है, मैं इनके राजा, इन सबके विषय में, सबके विषय में बताऊंगा आपको। ठीक है, मैंने आपको गणराज्य बता दिया कि यहाँ पर जो शासन है वो राजा के द्वारा ना होके वो जनता के द्वारा किया जाता था। ठीक है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। यहाँ पर राजा जनता द्वारा सर्वसम्मति से चुना जाता था और चुने गए सदस्यों की एक परिषद भी होती थी। जितने भी जो राजा और राजा की परिषद चूज की जाती थी वो एक परिषद होती थी। और उन परिषद को जो चूज करते थे वो ग्रुप ऑफ पीपल लोग करते थे। जैसे हम लोग गणतंत्र है ना, जनता का तंत्र है, वैसे ही ये गणराज्य है। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ में आई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए ये हम लोगों ने महाजनपद पढ़ लिया। महाजनपद काल के पैरेलल में ही क्या चलेगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो हम लोग उनको और पढ़ लेते हैं, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म जो है उनका पूरा का पूरा या मैक्स टू मैक्स विस्तार जो है वो यूपी में ही हुआ है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को और पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए वैसे तो ऐतिहासिक काल की जो शुरुआत है वो वैदिक काल के आसपास से स्टार्ट मानी जाती है। ठीक है, वैदिक जहां पर हमको ऋग्वैदिक पीरियड, ये सारी चीजें जो खोज मिली है वो मैंने पूरा मिस कर दिया है। आप इस चीज को समझ रहे होंगे। मैंने ना उपनिषद पढ़ा है, ना वेद पढ़ा है, ना वेदांग पढ़ा है, ना षड वेदांग पढ़ा है ना मैंने आपको वेद के विषय में कुछ भी पढ़ा है। क्यों? क्योंकि वो हिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ पर हम लोग यूपी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उतना ही मैं आपको बता भी रहा हूँ। यहाँ तक की चीजें क्लियर। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म का यूपी में विस्तार कैसे हुआ। चूंकि बौद्ध धर्म पूरा यूपी में ही था, इसलिए पूरा ही बौद्ध धर्म पढ़ना पड़ेगा लगभग। देखिए आपको मैं बौद्ध धर्म, अब देखिए बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा विस्तार में है ना। तो मैं आपको बौद्ध धर्म की बहुत बेसिक चीजें पढ़ा देता हूँ। जैसे बौद्ध धर्म है, संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध, आप जानते होंगे। पहली चीज तो ये तो सभी जानते हैं। उसके बाद इनके विषय में 4 सन याद कर लीजिए, 563, फिर 534, 528 और 483। 563 में इनका जन्म हुआ है। जन्म कहां पर हुआ है? कपिलवस्तु लुम्बिनी। अभी मैंने आपको बताया था शाक्य गणराज्य, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, शाक्य गणराज्य। ठीक, यहां तक की चीजें समझ में। उसके बाद 534 BC, ये वो टाइम है जब इन्होंने ग्रह त्याग किया है। ठीक, 528 ज्ञान प्राप्ति। उसके बाद 483 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, अब इनकी मृत्यु जो है वो मृत्यु कहां पर हुई है? मैंने आपको ये चीज बताई थी अभी, जिसको महापरिनिर्वाण बोला गया। देखिए ये घटनाएं तो आपको याद ही होंगी, है ना, तो इनमें कोई समस्या तो है नहीं आपको। ये कुशीनारा या पावापुरी, ये भी दोनों गणराज्य हैं। याद आया कुछ? मल्ल गणराज्य। ठीक, अच्छा आपको ये घटनाएं याद हैं, इनमें कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं? जैसे जन्म तो आपको पता ही है ना। उसके बाद इनका गृह त्याग को क्या बोला गया? महाविनिष्क्रमण बोला गया। ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला गया है? संबोधि बोला गया। उसके बाद मृत्यु को क्या बोला गया है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। इसके बाद बहुत सारी घटनाएं हैं इनके जीवन, जैसे एक धर्म चक्र प्रवर्तन है, जहां पर इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। उपदेश पहली बार इन्होंने कहां पर दिया था? मृगदाव शिखावन ऋषिपत्तनम सारनाथ में।
देखिए मैं आपको चीजें बता दे रहा हूं, इनको सुनिए। इन्होंने धर्मचक्र परिवर्तन कहां पर किया था? मृगदाव शिखावन सारनाथ में। उसके बाद इनको ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में हुआ था। ठीक है, बोध गया में हुआ था। मृत्यु मैंने आपको बताई दी। बौद्ध धर्म से रिलेटेड मैंने आपको लगभग चीजें बता दी हैं। इसके बाद इनकी 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, जिनके विषय में मुझे नहीं लगता है, आप हिस्ट्री में पढ़िए, पर यूपी विशेष के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो 4 की चारों यूपी में नहीं हुई है, यूपी से बाहर हुई है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको भी समझ नहीं पाएंगे। समझ में आ गया? तो हम लोगों ने बौद्ध धर्म से रिलेटेड बेसिक चीजें पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे यूपी रिलेटेड, यूपी विशेष चीजें बौद्ध धर्म से क्या है। मैंने आपको ब्रीफ कर दिया बौद्ध धर्म के लिए। अब देखिए उन महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? मैंने आपको बताया था, कपिलवस्तु लुम्बिनी। कपिलवस्तु जो कि शाक्य गणराज्य में आता है, या शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। अब शाक्य गणराज्य जो था, इसके गण प्रमुख कौन थे? शुद्धोधन, जो उनके किनके फादर थे? महात्मा बुद्ध के फादर थे। अच्छा, अगर अभी वर्तमान में कपिलवस्तु देखेंगे तो वो नेपाल में है। जो शाक्य वंश है वो केसल मैंने आपको बताया, केसल महाजनपद पढ़ाया भी ना, तो केसल महाजनपद जो कि अवध क्षेत्र में आएगा, महाजनपद के इक्ष्वाकु वंश की शाखा है। इक्ष्वाकु, राम जी का कौन सा वंश था? इक्ष्वाकु वंश ही था, की शाखा थी। ठीक है, यहां तक की चीजें आपको समझ में आई। उसके बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे श्रावस्ती में बुद्ध जी ने अंगुलीमान डाकू को क्या बना दिया? सुधार कर अपना शिष्य बना लिया। और कहां पर बनाया है? श्रावस्ती में। ये श्रावस्ती आप याद कर लीजिए। तो अंगुलीमान का कहां पर भेंट हुई है महात्मा बुद्ध की? श्रावस्ती में। 2 चीजें कंप्लीट हो गई। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से स्टार्ट होता है। श्रावस्ती में ही बुद्ध को जेतवन और एक और आता है पुब्बाराम बिहार। जेतवन बिहार और पुब्बाराम बिहार, ये दोनों भेंट मिले या दान में मिले। कहां पर? श्रावस्ती में। तो कई बार लोकेशन पूछी जाती है कि जेतवन और पुब्बाराम बिहार कहां पर? ये दोनों अलग अलग हैं। कहां पर है? श्रावस्ती में। पहली चीज इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट होती है, आपको याद हुआ ये चीज। उसके बाद दूसरा जो कैसल है, कैसल के राजा प्रसेनजीत, कैसल के राजा प्रसेनजीत, ये नाम आपको याद होना चाहिए। प्रसेनजीत, इन्होंने ही काशी को भी जीतकर कैसल में मिलाया था। तो प्रसेनजीत ने बुद्ध को कौन से? राजकाराम बिहार पहला, उसके बाद दूसरा मल्लिकाराम बिहार दान में दिए। अब आप दोनों चीजों को याद रखिए। देखिए बस्ती, अगर आप राजा से याद करेंगे, कैसल के राजा ने, कैसल मतलब अवध वाला क्षेत्र है, उन्होंने क्या दान में दिया है? तो राजा ने राजा दान दिया है। और क्या दान दिया? देखिए राजा मालिक होता है ना, तो मल्लिकाराम, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। और वो कहां के राजा थे? कैसल के राजा। ऐसे ही बस्ती को लोग जोतते हैं ना, तो जेतवन है ना। तो ये चीजें याद हुई। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। जेतवन और पुब्बाराम श्रावस्ती में दान में मिले। उसके बाद राजकाराम और मल्लिकाराम प्रसेनजीत जो कि केसल के राजा थे, उन्होंने दान में दिए। उसके बाद वत्स के शासक, देखिए मैंने आपको सारे महाजनपद पढ़ाए हैं, तो वत्स कहां पर पड़ेगा आपको पता होना चाहिए। वत्स के शासक उदयन ने बुद्ध को घोषिताराम दिया है। घोषिताराम बिहार दान में दिया है। और उसके बाद आप वो तो जानते ही हो कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहां पर हुआ है? कहां पर हुआ है? मृगदाव शिखावन। ये मृगदाव शिखावन कहां पर पड़ेगा? सारनाथ। ठीक, ये चीज आपको याद हो गई, यहां तक कि कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। उसके बाद
483 बीसी में महापरिनिर्वाण हुआ। निर्वाण हुआ मतलब बौद्ध जी धरती को छोड़कर वैकुंठ लोक या फिर स्वर्ग में चले गए। महापरिनिर्वाण कब हुआ? वैशाखी पूर्णिमा के दिन। देखिए ये बहुत ही बोरिंग लग रहा होगा आपको, पर ये चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। वैशाखी पूर्णिमा के दिन इनका महापरिनिर्वाण हुआ। एज क्या थी? 80 वर्ष की आयु में उन्होंने धरती को छोड़ दिया। कहां पर? हिरण्यवती नदी के तट पर। हिरण्यवती नदी के तट पर। कहां पर? मल्ल गणराज्य, अब पावापुरी और कुशीनारा दोनों। यहां तक की चीजें याद हुई। उसके बाद यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एक और स्टार्ट होता है कि मृत्यु के पश्चात जो महात्मा बुद्ध है उनके अनुयायियों ने उनके शरीर को 8 भाग में स्प्लिट किया। 8 भाग में उनकी हड्डी के अवशेषों को, बेसिकली शरीर को नहीं, शरीर को भस्म करने के पश्चात जो राख थी उनको 8 भाग में बांटा गया और 8 स्तूप बनाए गए हैं। अब वो 8 स्तूप कहां कहां पर है वो देखते हैं। देखिए उन 8 स्तूपों में 4 स्तूप जो है वो यूपी में बने हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला कपिलवस्तु, जहां पर उनका, जैसे मैं बोलूं, जन्म हुआ है, याद है ना? तो पहला स्तूप कपिलवस्तु में बना है। उसके बाद दूसरा स्तूप जो बना है कुशीनगर में बना है, जहां पर प्राण त्यागे। उसके बाद तीसरा रामग्राम जो है कोलिया गणराज्य है, और चौथा है पावापुरी। इन 4 स्थानों पर उनके स्तूप बने हैं यूपी में। उसके बाद जो रेस्ट है, वैसे 8 पार्टों में स्प्लिट किया गया, लेकिन 4 ये आपको याद रखने हैं। इसके साथ साथ बुद्ध स्थलों से जुड़े, ये भी योगी गवर्नमेंट है उनकी एक योजना है बुद्ध सर्किट बनाने की। ये बुद्ध सर्किट जो है ये महात्मा बुद्ध से जुड़े स्थलों को जोड़ती हुई एक सड़क बनाई गई है, जिसमें कौन कौन से स्थल है? एक तो कपिलवस्तु है, उसके बाद सारनाथ जहां पर उन्होंने धर्मोपदेश दिए, धर्मचक्र प्रवर्तन। उसके बाद कुशीनगर, ठीक है। उसके बाद श्रावस्ती है ना, श्रावस्ती में उनको पुब्बाराम और एक और वो बिहार मिला था, पुब्बाराम और जेतवन बिहार है ना, तो वहां पे मिलेगा। उसके बाद रामग्राम के बाद देवदा, और लास्ट में आता है पावापुरी। इन 8 देखिए, ये आप याद कर लीजिए, दिमाग में आपके ये बैठ जाने चाहिए। इनमें आपको कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये देवदाह जो है ये महाराजगंज में पड़ता है, यही इसी को सिर्फ याद कराना है। बाकी ये गोरखपुर का है, आप जानते हो, श्रावस्ती जानते हो, ये जानते हो, सारनाथ कुशीनगर जानते हो, पावापुरी जानते हो, तो महाराजगंज याद कर लीजिए सिर्फ। ये बुद्ध सर्किट बनाया जाएगा। ये आपको 7 के 7 लोकेशन आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, ठीक। कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहां तक की चीजों में। बुद्ध धर्म यूपी स्पेशल के परिप्रेक्ष्य में लगभग फिनिश हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के विषय में, ठीक है। अब देखिए, अब हम दूसरा धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म। देखिए, आपको अभी चीजें मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ, पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये चीजें बहुत आपको अलग अलग लग रही होंगी। मतलब एक टॉपिक बीच में ही आपको लग रहा होगा कि फिनिश हो रहा है और अगला टॉपिक मैं स्टार्ट किए दे रहा हूँ। देखिए, पहली चीज, अगर आपने अभी तक हिस्ट्री को कभी देखा ही नहीं है, हिस्ट्री के विषय में कभी सुना ही नहीं है कि हिस्ट्री क्या होती है, तो पहले आप हिस्ट्री पढ़िए, उसके बाद इसको देखिए, ठीक है। मस्ट है आपको हिस्ट्री का, एटलीस्ट एंशिएंट हिस्ट्री में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप इस चीज को तभी समझ पाएंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा जैन धर्म या पूरा बौद्ध धर्म नहीं पढ़ा सकता हूँ, है ना, बहुत टाइम जाएगा। हम सिर्फ यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बहुत ही प्रिसाइजली चल रहे हैं। बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म के विषय में भी आपको 4 सन याद रखने, 540 बीसी, 510 बीसी, 498 बीसी और 468 बीसी। देखिए, 540 बीसी में जो महावीर स्वामी है, देखिए अब जैन धर्म है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी, ठीक।
अब 540 है, 540 में इनका जन्म हुआ, कहां पर? वैशाली में, वैशाली कुंडग्राम। वैशाली कुंडग्राम। उसके बाद 510 बीसी में इन्होंने गृह त्याग किया। उसके बाद 458 बीसी में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई और 468 बीसी में मृत्यु। ठीक, यहां तक की चीजें आपको क्लियर हुई। इनमें आपको कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जन्म वैशाली कुंडग्राम में हुआ है, गृह त्याग वही होगा। ज्ञान की प्राप्ति इनको जम्बिका ग्राम, ऋजुपालिका नदी, देखिए सुनिएगा अच्छे से, शायद मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है, तो जम्बिका ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनकी जो मृत्यु हुई है वो कुशीनगर में हुई है। 540, 510, 498, 468 ये महावीर स्वामी का जन्म समय आपको याद हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं जो जैन धर्म के 2400 तीर्थंकरों के विषय में तो नहीं, पर हाँ कुछ कुछ के। जैसे शुरुआत करेंगे हम लोग पहले तीर्थंकर से। जो हमारे पहले तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव, जिनको हम आदिनाथ भी बोलते हैं। इनका जन्म स्थान कहां पर है? अयोध्या। पहली चीज, इनका चिन्ह देखिए, जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं वही बता दे रहा हूं, वृषभ या बैल। और वंश के विषय में आप मत याद करिए, तो ऋषभदेव के विषय में आप उनका जन्म स्थान और उनका चिन्ह याद कर लीजिए। इनको आदिनाथ भी बोला जाता है। उसके बाद हम दूसरे तीर्थंकर जो कि हैं अजीतनाथ। अजीतनाथ का जो जन्म होगा वो भी अयोध्या में होगा और इनका जो चिन्ह है वो हाथी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये प्रश्न आते हैं। उसके बाद जो तीसरा जैन तीर्थंकर है वो है संभवनाथ। इनका जो जन्म स्थान है वो श्रावस्ती है और इनका जो चिन्ह है वो है घोड़ा। अब देखिए आप परेशान हो रहे होंगे कि ये क्या चिन्ह लगा के रखा है, तो आप ये चीज समझिए कि प्रतीक के तौर पर यदि हम देखिए जैन धर्म में मूर्ति पूजा तो होती नहीं है, तो अगर हम पूजनीय मानेंगे या फिर विशिष्ट मानेंगे, जिसे अजीतनाथ से कौन सा संबद्ध कर सकते हैं हम जानवर को, तो वो है हाथी। वैसे संभवनाथ से हम किसको संबद्ध करेंगे? घोड़ा को। समझ में आ रहा है? तो तीसरे तीर्थंकर हो गए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 13वें तीर्थंकर की। 13वें तीर्थंकर कौन से हैं? हमारे विमलनाथ। ये कहां पर मिलेंगे विमलनाथ आपको? ये फर्रुखाबाद वाले या फिर जो हमारा फर्रुखाबाद या फिर जो कासगंज वाला बेल्ट है, सूकर प्रदेश, बेसिकली सूकर प्रदेश के हैं ये। सूकर प्रदेश जिसको कासगंज बोलते हैं, कासगंज, ये वहां पर आपको मिलेंगे और इनका चिन्ह भी सूकर ही है। उसके बाद हम 23वें तीर्थंकर की बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ। मोस्ट नहीं, सेकेंड मोस्ट बोल सकते हैं, पार्श्वनाथ, जिनका जन्म कहां पर हुआ था? काशी में। ठीक है, और इनके अनुयायी जो कहलाए हैं वो निग्रंथी कहलाए हैं और इन्होंने 4 महाव्रत दिए हैं। देखिए जैन धर्म में 5 महाव्रत की बात है, लेकिन जो 5 महाव्रत में 4 महाव्रत हैं वो इन्होंने ही दिए हैं। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, उसके बाद चौथा आता है अपरिग्रह। ठीक, सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो और जरूरत से ज्यादा संचित मत करो। उसके बाद इसमें जो 5वां महाव्रत है क्या है? ब्रह्मचर्य। वो जोड़ा है महावीर स्वामी ने। और एक बार मैं आपको और बता दूं कि जो जैन धर्म का जो ब्रह्मचर्य है उसका अर्थ होता है स्त्रियों से दूर रहना, लेकिन जो वैदिक ब्रह्मचर्य है उसका अर्थ होता है ज्ञान अर्जन की आयु। तो आप इन दोनों को कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रह्मचर्य 5वां महाव्रत,
महावीर स्वामी जी ने जोड़ा। इसके बाद जैन धर्म के विषय में कुछ प्रमुख स्थलों के विषय में और बात करते हैं और फिर जैन धर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब आपको दिख रहा होगा ब्रह्मचर्य, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख स्थलों की। अब देखिए प्रमुख जैन स्थलों की बात करेंगे तो सबसे पहला आता है मथुरा, फिर महोबा, फिर तीसरा आता है काशी, कौशाम्बी, फिर आता है हस्तिनापुर। याद करिए या नहीं करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्तिनापुर को आप छोड़ भी सकते हो। फिर आता है अयोध्या और अंतोगत्वा आता है श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विषय में जितना भी यूपी के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट हो सकता था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके पास आपके हिस्ट्री के नोट्स हैं तो आप उनमें इन चीजों को ऐड जरूर कर लीजिएगा, तो आपका यूपी विशेष और हिस्ट्री का जैन और बौद्ध दोनों रिवाइज हो जाएंगे। वैसे मैंने बेसिक ब्रीफिंग आपको कर दी है, अगर आपको डीप पढ़ना है तो आप हिस्ट्री पढ़िए फिर इसको पढ़िएगा, आपको चीजें समझ में आने लगेंगे। फिर से मैं बोलूंगा अच्छे से इसको एक दो बार वीडियो को देखिए, समझिए, क्वेश्चन लगाइए और फिर मुझे जरूर बताइएगा कि मैंने क्या छोड़ दिया और क्या मैंने गलत बता दिया है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।